क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द टाइम एज v इज इक्वल्स टू at प्लस b अपॉन t प्लस c, देन द डायमेंशन फार्मूला फॉर b इज, b का डायमेंशन फार्मूला बताना है। तो हमारे पास ऐसी कुछ इक्वेशन लिखी हुई है, v इज इक्वल्स टू at प्लस b अपॉन t प्लस c। देखते ही समझ में आ रहा है कि इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। अब इसका डायमेंशन तो हमें पता नहीं क्योंकि ए अननोन है, लेकिन इसका डायमेंशन पता है। वेलोसिटी का डायमेंशन था, यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, दैट इज LT-1। अच्छा, तो इसका डायमेंशन भी वही होगा ओवरऑल। नीचे क्या है, नीचे T प्लस सी है, तो T प्लस सी का डायमेंशन क्या होगा, C का डायमेंशन T के डायमेंशन के बराबर होना ही पड़ेगा, तभी हम उसको सम करके लिख पाएंगे। तो इसका डायमेंशन है T और B का डायमेंशन हमें पता नहीं, ठीक है, तो इसको लिख देते हैं B/T। और वो किसके बराबर होना चाहिए, LT-1 के बराबर। तो B का डायमेंशन डिवाइडेड बाय T का डायमेंशन इज इक्वल्स टू LT-1। यहाँ से B का डायमेंशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, T इधर चला जाएगा तो -1, T से T कट जाएगा तो L बचेगा केवल, तो L, बाकी सब ज़ीरो। तो देखो किस में है, इसमें दिख रहा है ये L1 है, बाकी दोनों ज़ीरो, तो B करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द वेलोसिटी ऑफ द वाटर वेव्स में डिपेंड ऑन देयर वेवलेंथ, द डेंसिटी ऑफ द वाटर रो एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। तो किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव, वेवलेंथ लैम्डा पर, डेंसिटी ऑफ द वाटर रो पर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पर। ठीक है, तो हमें डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू करेक्ट वो बताना है कि क्या होगा। तो वेलोसिटी लिख देंगे सबसे पहले, तो तीन चीज़ों के प्रोपोर्शनल है, लैम्डा, डेंसिटी और एक्सेलरेशन। तो लैम्डा की पावर a, डेंसिटी की पावर b, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर c। अब इनके डायमेंशन दोनों साइड सेम होने चाहिए। तो वेलोसिटी के डायमेंशन क्या है, वेलोसिटी की डायमेंशन है LT-1, ठीक है, इज इक्वल्स टू लैम्डा का डायमेंशन क्या है, लैम्डा का डायमेंशन है लेंथ का डायमेंशन, वेव लेंथ इज अ लेंथ, तो लेंथ की पावर a। डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो ML-3 की पावर b। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, एक्सेलरेशन मतलब लेंथ T-2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट होती है एक्सेलरेशन की, तो LT-2। अब इसको अच्छे से लिख लो, L की ओवरऑल पावर इधर से a, इधर से -3b, तो a-3b, और इधर से c, तो +c, ये हो गया। m का केवल b, और t का -2c, है ना, ये हो गया। अब इसको कंपेयर करना अपन को लेफ्ट हैंड साइड से, L है उसकी पावर 1 है और t की पावर -1 है। अच्छे से लिखो, t की पावर -1, ठीक है, कंपेयर किया तो b क्या होना चाहिए, 0, तो b हो गया 0, ठीक है। L क्या, t को देख लेते हैं, -2c इज़ -1, तो लिखा यहाँ पे -2c इज़ -1, तो यहाँ से c आ गया हाफ। फिर अब ये बचा अपने पास a-3b प्लस c इज इक्वल्स टू 1, L की पावर इधर 1 है, तो a-3b इज़ 0, पहले तो पूरा लिख लेते हैं, a-3b प्लस c, b इज़ 0 तो ये 0 हो गया, और c इज़ हाफ, दिस शुड बी इक्वल्स टू 1, तो a प्लस c दैट इज़ हाफ इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से a कितना आ गया, हाफ। कुल मिला के ये वाली चीज़, लैम्डा की पावर हाफ, रो की पावर 0, और c की पावर g की पावर c, c इज़ हाफ। तो दिस इज़ आवर वेलोसिटी एक्सप्रेशन। कांस्टेंट को k लगा देते हैं, तो देख लो इसमें क्या, रो की पावर 0 आनी चाहिए, तो रो तो कहीं दिखाई नहीं देना चाहिए, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है ना। अच्छा, तो इसमें क्या किया इसने, स्क्वायर कर दिया v का, तो इधर अपन कर देते हैं स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट का स्क्वायर, तो ये भी कांस्टेंट ही होगा कोई दूसरा, रो लैम्डा
इसका स्क्वायर हो जाएगा तो लैम्डा, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो जी। ये दिख रहा है करेक्ट आंसर, बी इज़ द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द स्पीड ऑफ लाइट c, acceleration due to gravity g, and pressure p are taken as the fundamental units, then the dimensions of gravitational constant g are। अब फंडामेंटल किस किस को ले लिया है, फंडामेंटल ले लिया स्पीड ऑफ लाइट को, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, प्रेशर को। हमें जी के फंडामेंटल कांस्टेंट बता, फंडामेंटल कांस्टेंट के डायमेंशंस बता दें। तो देख लेते हैं थर्ड को। वैसे क्या होते हैं फंडामेंटल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशन कैसे लिखते हैं अपन, फोर्स इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम जी को कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। लेकिन अब फंडामेंटल कौन है, फंडामेंटल है स्पीड ऑफ लाइट c, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, प्रेशर p। तो सबसे पहले तो हमें मास, रेडियस और फोर्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो करते हैं कुछ कोशिश। फंडामेंटल क्वांटिटीज है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। फिर तो इसको पहले तो फंडामेंटल को इसके टर्म्स में लिख लेते हैं। फोर्स क्या होता है, m l t - 2, पुराने के टर्म्स में लिख रहे हैं अभी फ़िलहाल। फिर नए के हिसाब से रिप्लेस कर देंगे, एल स्क्वायर अपॉन m1 m2, एम स्क्वायर हो गया ये। ठीक है। ये क्या होना चाहिए, फोर्स होता है मास इंटू एसिलरेशन, तो ये -2 होना चाहिए। ठीक है, तो एक m से एक m कट गया तो m की पावर -1, l की क्यूब t टू द पावर -2। ये कैलकुलेशन में दिमाग मत उलझाओ, मैं खुद का कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तुम भी अपना कैलकुलेशन करके ये आएगा तुम्हारा जी के डायमेंशन निकालोगे तब। अब हमें मास को कन्वर्ट करना है, लेंथ को कन्वर्ट करना है और टाइम को कन्वर्ट करना है। किस में, स्पीड ऑफ लाइट c में, एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g में, जिसके यूनिट्स है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और तीसरा प्रेशर p में। प्रेशर का होता है डायमेंशन फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया, यानी कि मीटर स्क्वायर। इसमें कन्वर्ट करना है अपन को। ठीक है, सॉरी। तो अब क्या करें, तो देखो अगर हमें क्या, यहाँ मास चाहिए, यानी कि मास केवल प्रेशर से निकल के आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो अगर इस चीज़ पे मास की जगह हमने प्रेशर रख दिया, तो यहाँ पे भी पावर 1 है और यहाँ पे भी केजी की पावर 1 है, तो मतलब कि दोनों सेम रिलेशन से रिलेटेड है। ठीक है, ये एक काम करते हैं, इतनी मेहनत करके माथा फोड़ने की बजाय ऑप्शन से ही देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, क्या दिया हुआ ये, सी स्क्वायर जी क्यूब पी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर यानी कि मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, जी स्क्वायर इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्यूब। फिर प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स, के जी मीटर के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा देखो फाइनली मास की पावर क्या आना चाहिए, मास की पावर -1 आना चाहिए, है ना। तो मतलब प्रेशर की पावर -1 आना चाहिए, और वो केवल एक ही ऑप्शन में है इसमें, तो यही होगा आंसर। तो बी का मैच करा के देख लेते हैं, 100% करेगा। ये तो मैच नहीं कर रहा, ए दिख ही रहा है वो। बी को मैच करा लेते हैं, सी की पावर 0, जी स्क्वायर पी -1, सी इज़ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड की पावर 0। ठीक है भाई, जी इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की पावर 2।
ठीक है भाई। प्रेशर इज kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर की पावर -1। तो इसकी पावर तो ज़ीरो, तो इधर तो कुछ नहीं आएगा, 1। यहाँ पे मीटर स्क्वायर आएगा और यहाँ पे भी मीटर स्क्वायर ऊपर पहुँच जाएगा, तो मीटर की पावर आ गया 4, और एक और मीटर यहाँ से भी आ गया -1, तो 3 आ गया। ठीक है, फिर सेकेंड -4 है यहाँ पे कितना है 2, तो सेकेंड की पावर -2, और केजी बचा, केजी की पावर -1। तो मास, ये क्या मीटर है, मीटर का क्या होता है लेंथ, लेंथ की पावर 3। सेकेंड क्या, टाइम, टाइम की पावर -2। केजी, केजी मतलब मास, मास की पावर -1। ये इससे मैच कर गया, इसका मतलब बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको ऐसे कर लेना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पॉज करके नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। तो देखो क्या था, क्या लिखा है यहाँ पे, इफ द यूनिट ऑफ लेंथ be doubled, then the numerical value of the universal gravitational constant g will become। अगर हमने यूनिट ऑफ लेंथ डबल कर दी, मतलब अब 1 मीटर नहीं 2 मीटर है, तो फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वो क्या होगी, वैल्यू कितनी हो जाएगी प्रेजेंट से। तो ठीक है, जी को हमने क्या लिखा है, जी को लिखा है f r² अपॉन m1 m2। तो फिर से डायमेंशन लिख देते हैं, f के डायमेंशन m l t-2, r का डायमेंशन l, तो स्क्वायर अपॉन मास का स्क्वायर, ये हो गया m-1 लेंथ का क्यूब। ठीक है, और t की पावर -2। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशन को ऐसे देखो, ये क्या है m-1 l³ t-2। तो बोल रहा है क्या, यूनिट ऑफ लेंथ इज डबल्ड, मतलब अब l की जगह 2l रख दिया अगर, तो क्या होगा, ये नए सिस्टम के हिसाब से, न्यू के हिसाब से नया जो जी डैश है दैट विल बी m-1। ये तो चेंज हुआ नहीं है, l की जगह 2l आ गया, t की जगह वही का वही आ गया। तो अब इसको रखेंगे अगर सॉल्व करके, तो ये आ जाएगा जी डैश के डायमेंशन इज इक्वल्स टू 2 का क्यूब होगा 8, 8 बाहर आएगा, और पुराने डायमेंशन आ जाएंगे m-1 l³ t-2। तो 8 इंटू यहाँ पे पुराना जी का डायमेंशन, इसका मतलब कितने टाइम्स हो गया, 8 टाइम्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 8 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय x इज इक्वल्स टू at³ प्लस bt² प्लस ct प्लस d। द डायमेंशन ऑफ l इन ad, डायमेंशन ऑफ l इन ad, अच्छा लेंथ के डायमेंशन बताने हमें ad अपॉन bc में। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इक्वेशन को लिख लो अच्छे से, x इज इक्वल्स टू at³ प्लस bt² प्लस ct प्लस d। अगर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सही है तो ये और ये सारे एक्सप्रेशन सेम डायमेंशन के होंगे। एल का डायमेंशन क्या है, यहाँ पे एल का डायमेंशन है, एक्स का डायमेंशन है लेंथ यानी कि एल, इसका डायमेंशन भी ओवरऑल एल होगा। तो यहाँ से हमने सबसे पहले ए का डायमेंशन लिख दिया, ए इंटू t³ का डायमेंशन इज़ एल, ये पहली इन दोनों को इक्वेट करके। तो ए के डायमेंशन क्या होगा, ए का डायमेंशन होगा l t-3। ठीक है, सिमिलरली बी का डायमेंशन क्या लिखें, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, अब तुम खुद कैलकुलेट कर लेना, l t-2। सी के डायमेंशन क्या होगा, l t-1। डी के डायमेंशन क्या होगा, l, तो वो क्या बोल रहा है, ए डी अपॉन बी सी। तो हमें चाहिए ए डी अपॉन बी सी। ए इज़, केवल l को कंपेयर करना, टी को हटाओ, तो l तो l आएगा ए में, टी आएगा कुछ, सिमिलरली डी में भी एक l आएगा, बी में एक l आएगा,
सी में क्या लाएगा, तो एल से एल सब कट जाएंगे, तो एल का डायमेंशन इज 0, तो आंसर हो गया 0। टी का डायमेंशन पूछा होता तो यहाँ पे ए का डायमेंशन में टी माइनस 3 आता, बी के डायमेंशन में टी माइनस 2 आता, सी के डायमेंशन में टी माइनस 1 आता, और डी के डायमेंशन में टी 0 आता। तो इफ़ेक्टिवली टी की पावर -3 ऊपर और टी की पावर -3 नीचे, तो वो भी 0 ही आता। तो ये ए डी अपॉन बी सी इज़ डायमेंशनलेस, ठीक है, तो उसका आंसर भी 0 होता। लेकिन हमसे केवल एल पूछा है तो हमने एल का डायमेंशन बोला 0, ठीक है। 6th question, the smallest length scale known in physics is the Planck length. It is an important ingredient in some current cosmological theories. Which of the following expressions could represent this Planck length? Use formula E is equals to Fc, C is equals to speed of light, E is equals to electronic charge and G is equals to gravitational constant। ठीक है, तो इसमें से किस चीज़ के डायमेंशन प्लैंक लेंथ के बराबर हो गए वही डायमेंशन हमें देगा। अब प्लैंक लेंथ क्या है, प्लैंक लेंथ इज़ द लेंथ, इसका मतलब प्लैंक लेंथ के डायमेंशन के बराबर होने चाहिए। तो इसका मतलब इन चारों में से जो भी लेंथ का डायमेंशन होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन चाहिए हमें। प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन कहाँ से आएगा, E इज़ इक्वल्स टू एच न्यू। सो ये एक फार्मूला दिया हुआ है, E इज़ इक्वल्स टू एच न्यू, एनर्जी इज़ इक्वल्स टू एच न्यू। एनर्जी या वर्क दोनों के डायमेंशन सेम होते हैं, तो यहाँ पे एनर्जी में हमने वर्क का डायमेंशन रख दिया mL²T-2। एच का डायमेंशन निकालना है, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है टाइम इनवर्स। कुल मिला के एच का डायमेंशन क्या आ गया, mL²T-3, ठीक है। जी का डायमेंशन ऊपर से निकालते हुए आ रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का डायमेंशन, चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम, तो चार्ज का डायमेंशन इज ई से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, ई लिख देते हैं। ई का डायमेंशन इज करंट का डायमेंशन इज ए और टाइम का डायमेंशन इज टी, ठीक है। और क्या बचा, और बचा बस इतना ही है। तो अब देखो ई अगर आ गया फॉर्मूले में तो एम्पियर को काटने वाला कोई नहीं है, तो 100% ए। और ये क्या, ए तो आंसर होगा कि ए, ई केवल ए में दिया हुआ तो ए आंसर नहीं होगा, बी सी डी में से कोई आंसर होगा। तो देख लो रख के इन सब में, और जो आंसर आ जाए लेंथ का वो आंसर है। बी को देख लेते हैं, HC/G, एच का डायमेंशन इज, बी को चेक कर रहे हैं, एच का डायमेंशन इज mL²T-3, सी का डायमेंशन इज मीटर पर सेकेंड LT-1 डिवाइडेड बाय जी का डायमेंशन ऊपर लिखा है अभी, m-1 L3T-2, m-1 T-L3T-2, L3T-2, तो m-1 T-2 L3, तो ये है अपना b और इसका अंडर रूट दिया हुआ है। तो ना हो रहा भाई, देखो मास से मास कट जाता अगर तब तो बात बनती, नहीं कट रहा है यहाँ पे, ठीक है। जी एच में ज़रूर कटेगा, तो जी एच को करते हैं, सबसे पहले जी एच के देखते हैं। तो ये मिटाओ, बी तो नहीं है आंसर, जी का डायमेंशन लिखा, जी का डायमेंशन m-1 L²T-3, यही था ना, L3 है और T-2 है, ये हो गया जी। एच का डायमेंशन यहाँ से लिख दिया mL²T-3, ठीक है। तो m से m कट गया,
एल की पावर 5 आ गया और टी की पावर -5 आ गया। ठीक है, अब अगर सी आ जाए, सी क्या है, सी इज़ LT-1, तो सी ऑप्शन वाले में अंडर रूट के अंदर LT-1 भी है, तो सी ऑप्शन कुछ इस तरीके से है। और डी ऑप्शन में GH है, GH, तो ये L5T-5 अपॉन सी क्यूब, यानी कि L3T-3, तो ये आ रहा है L की पावर 6 T की पावर -6, तो ये तो नहीं हो रहा, सी भी नहीं हो रहा। डी से क्या आ रहा है, L² बचा ऊपर T की पावर -2 बचा, उसका रूट लिया तो L², L1 बचा T-1, तो वेलोसिटी का आ गया, ये भी नहीं आ रहा। प्लैंक लेंथ, स्मॉलेस्ट लेंथ, लेंथ आना चाहिए, इसमें तो कोई भी आंसर नहीं आ रहा। कैसे करें इसको, एक बार फिर से ट्राई करें, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। एनर्जी का डायमेंशन होता है ml² T-2, सही लिखा है ना, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वर्क एनर्जी का भी वही डायमेंशन होता है, फोर्स होता है mlt-2, तो डिस्प्लेसमेंट एक और मल्टीप्लाई किया तो L² हो गया, h इंटू टाइम इनवर्स, h इन न्यू, टाइम इधर गया, ओ माय गॉड, गलत गलत लिख दिया। ये जब T-1 इधर जाएगा तो ये -1 होगा, है ना, एक -2 में एक जुड़ जाएगा उस तरफ जाके, ओ माय गॉड। अब फिर से कर लेते हैं, कोई बात नहीं। कैलकुलेशन मिस्टेक में बस एक्यूरेसी का खेल है, थोड़ा बहुत इधर का उधर आ गई, नज़र हटी, दुर्घटना घटी। जी को लिख देते हैं। अब क्या हम कर रहे हैं, इन दो ही में से आंसर है, ये बात अपन समझ चुके हैं, तो जी एच के डायमेंशन लिख लेते हैं सबसे पहले। जी का डायमेंशन इज़ ml²T-3 और एच का डायमेंशन ml²T-1, ठीक है, m-1 जी में, है ना, तो इससे ये कट गया, एल की पावर 4 हो गया, एल की पावर 4, एक मिनट, कुछ गड़बड़ करता हूँ मैं हर बार, L³ है और T-2 है, L³ है इधर और T-2 है, तो ये क्यूब और ये 2, तो ये 5 आया यहाँ पे, ठीक है, फिर T-2 और यहाँ पे -3, T-, तो ये GH हुआ, डी ऑप्शन है वही आंसर, डी ऑप्शन को चेक कर लो, L⁵ T की पावर -3, ये तो हो गया GH, फिर अपॉन में C², स्पीड ऑफ लाइट, L³ T-3, इससे ये कट गया, ये क्या बचा, L² का रूट, तो वो L आ गया, इसका मतलब डी इज़ द करेक्ट आंसर। 7th पे आ जाओ। If v is equals to alpha sin beta t, where v is the meter per second and t is the second, find sum of dimension with respect to the time of alpha and beta। ठीक है, तो टाइम के डायमेंशन में हमें सम और डिफरेंस बताना है। क्या बोल रहा है कि जो अल्फ़ा का ऐसे लिख के आएगा कुछ भी, एम अल्फ़ा बी, अल्फ़ा नहीं बोला, सपोज एम एक्स बी एल ए बी सी लिख लेते हैं, मान लो सपोज अल्फ़ा का जो डायमेंशन आया वो आया कुछ इस तरीके से हमारे पास, एम ए एल बी टी सी, और बीटा का जो डायमेंशन आया वो आया एम पी एल क्यू टी आर। तो बोल रहा है फाइंड सम ऑफ डायमेंशन, सम ऑफ डायमेंशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा और बीटा के टाइम के रिस्पेक्ट में जो डायमेंशंस हैं उनका डिफरेंस, मतलब सी, सॉरी सम, सी और आर का सम बताना है, तो अगर आंसर है C+R। अब हो जाना चाहिए ये, तो फटाफट कर देते हैं, इक्वेशन को लिखो यहाँ ऑन द फ्लोर, v इज इक्वल्स टू अल्फ़ा साइन बीटा टी,
तो क्लियरली दिख रहा है कि बीटा टी साइन के अंदर कुछ भी लिखा हो उसका डायमेंशन होता है नथिंग। तो बीटा टी का डायमेंशन इज़ 1। तो यहाँ से बीटा का डायमेंशन आ गया टाइम इनवर्स। क्लियर? ठीक है। अल्फ़ा का डायमेंशन इज़ वी का डायमेंशन, क्योंकि ये डायमेंशन लेस होगा, इसका मतलब अल्फ़ा का डायमेंशन इज़ एल टी माइनस 1। तो अब टी की पावर बीटा भी रेज्ड है -1, अल्फ़ा भी रेज्ड है -1, तो दोनों का सम कितना होगा -1 प्लस -1 यानी कि -2। तो आंसर क्या हो गया -2। डी इज़ द करेक्ट आंसर। 8th पे आ जाते हैं आप, तो इसको मिटाओ जगह बनाने के लिए, सॉरी। तो 8th क्वेश्चन, इफ प्रेशर ऑन एन ऑब्जेक्ट is written as P is equals to A minus BT, where A and B are constant and T represent time. The units of A and B, sorry, A और B की यूनिट्स क्या होगी? तो क्या लिखा हुआ है हमने? P is equals to A minus BT। तो क्लियरली प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से P के A के और BT के डायमेंशन सेम होंगे, यानी कि A की यूनिट्स तो वही यूनिट है जो P की यूनिट है। तो ए का आंसर तो आ गया। प्रेशर की यूनिट होती है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसमें दिया हुआ है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसमें दिया हुआ है, इसका मतलब ए और सी आंसर नहीं है। ठीक है। फिर बी की यूनिट, बी इंटू टी का डायमेंशन होगा, यूनिट ही लिख देते हैं डायरेक्ट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का और पी के बराबर। तो बी की यूनिट्स क्या होंगी? टाइम और इधर आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, है ना। तो ये बी दिख रहा है करेक्ट आंसर, न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो बी आंसर हो गया। इजी क्वेश्चन था ये। 9th में आ जाते हैं। मीटर इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ these many seconds. Standard based on distance traveled by light ensures speed of light in vacuum is same for all the observers. तो बोल रहा है कि स्पीड ट्रेवल्ड बाय लाइट जो है ये सबके लिए सेम है, ऐसा बोला उसने स्टेटमेंट। तो बोला कि क्या उस स्टैंडर्ड को क्या बोलते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है इनवेरिएबिलिटी, रिप्रोडक्टिबिलिटी, इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर इसका इनवेरिएबिलिटी। इनवेरिएबल का मतलब है जो चेंज ना होता हो, जो फिक्स्ड हो। तो ये फिक्स्ड है, नाम से बोल रहा है कि इट इज़ एंश्योर्स फॉर ऑल ऑब्जर्वर, सेम है ये, है ना। तो ये वाली चीज़ फिक्स्ड है, तो हम बोलते हैं ये इनवेरिएबिलिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। थैंक यू।